हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी लोगों का नए लेक्चर में। और आज से हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स शुरू करने जा रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में बात किया था मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। उसके बाद दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। मैंने जितने पॉइंट्स कराए हैं उतने पर्याप्त हैं आपके लिए। बस एक्सेप्शंस को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अ, उसको याद ही कर लीजिएगा। एक्सेप्शंस जो होती हैं वो याद करने वाली चीज़ें ही होती हैं, तो उसको याद रखिएगा। क्वेश्चंस उससे भी कई बार बनाए जाते हैं, ठीक है। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन तो काफ़ी उससे बनाए जा सकते हैं, ये बात आप भी समझ रहे हो। इसीलिए वो एक्सेप्शंस जो हैं वो अच्छे से ध्यान रखिएगा। हम लोग अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, मैं सबसे पहले ही आप लोगों को बता दूं कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक में आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर, एसिड बेस चैप्टर, ये दोनों चैप्टर को कंबाइन करके क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है। अभी आप जब इसके अंदर हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे तो आप देखिएगा कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन और एसिड बेस एंड साल्ट के बहुत सारी चीजें यहां पे रिपीट होंगी। दूसरी बात, यहां पे बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है रिएक्शंस को लिखने में, कि आखिर इसके साथ ये रिएक्शन हुआ तो क्या होगा, इस तरीके के हुआ तो क्या होगा। तो इस तरीके की प्रॉब्लम जो है वो बच्चों में सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि उनका बेसिक क्लियर नहीं होता कि आखिर इक्वेशन कैसे बनते हैं, कैसे रिएक्शन बनते हैं, जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये उनको याद करना पड़ता है, क्योंकि उनकी बेसिक अच्छी नहीं होती। तो आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को पुरानी चीजें ही कुछ रिवाइज करवाऊंगा और कुछ नई चीजें पढ़ाने वाला हूं। एक तो मैं रिएक्टिविटी सीरीज थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, और दूसरा मैं 4 टाइप्स के ऑक्साइड्स जो होते हैं उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। उसके बाद हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए तैयार हो पाएंगे। बात समझ में आई? तो बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से पढ़िएगा। मैं जिस तरीके से पढ़ाऊंगा बिल्कुल वैसे ही दिमाग में फिट करते जाइएगा। अगर आपने पहले से कुछ पढ़ रखा है तो उसको डिलीट मार दीजिए, बिल्कुल उसको डिलीट मार दीजिए। ये समझिए कि आपने पहले से कुछ पढ़ ही नहीं रखा है, वरना आप यहाँ की चीजों को अपने मास्टर से अगर रिलेट करेंगे तो आप फिर फंस जाएंगे। तो पुरानी अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ जानते हो, डिलीट मारो, फॉरवर्ड क्या कहते हैं उसको, रीसेट करना। हाँ, रीसेट करना, तो उसको रीसेट कर लो, बिल्कुल फ्रेश हो जाओ और अब बात को समझो। देखिए, हम लोग एलिमेंट्स मेटल है कि नॉन मेटल है ये अच्छे से क्लियरली फाइन नहीं कर पाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। आप कहोगे कि मेटल्स जो होते हैं हार्ड होते हैं, लेकिन डायमंड एक नॉन मेटल है, वो भी हार्ड होता है। तो एक्सेप्शंस आ जाते हैं, कई तरीके की प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो इन एक्सेप्शंस के कारण हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? तो इसीलिए एलिमेंट्स कैन बी मोर क्लियरली क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहली बात, हमें केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को अच्छे से कैटेगराइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में। ओके, लेकिन इस केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ चीजों को रिवाइज करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग रिवाइज करने वाले हैं रिएक्टिविटी सीरीज। थोड़ा बहुत मैंने केमिकल रिएक्शन पढ़ाते समय इसके बारे में डिस्कस किया था। अब मैं यहाँ पे थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। याद करने की इस पे थोड़ी सी तकनीक पे भी मैं बात करने वाला हूँ। देखिए, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? जैसे हमारे पास बहुत सारे मेटल्स हैं, ठीक है। तो हर एक मेटल की अपनी अलग अलग खुद की खास बातें होती हैं। देखिए, मेटल्स या नॉन मेटल्स की एक कंबाइन उनकी प्रॉपर्टी भी होती है, इसी कारण से उनको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में बांटा गया है।
लेकिन हर एक मेटल की अपनी खुद में खास बातें होती हैं, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए कोई गुप्ता है, तो गुप्ता को हमने अलग बांट दिया, मिश्रा कोई है तो मिश्रा को अलग बांट दिया, कोई राजपूत है तो सिंह को हमने अलग बांट दिया। लेकिन उस गुप्ता फैमिली में भी अगर 10 लोग हैं तो 10 ही लोगों की जो प्रॉपर्टी होगी, जो उनका व्यवहार होगा, वो अलग अलग होगा, ठीक है। मिश्रा में भी अगर 5 लोग हैं तो उनकी जो 5 लोगों की अलग अलग प्रॉपर्टी होगी, वो अलग अलग होगी। तो इसी तरीके से मेटल्स के अंदर भी हर एक मेटल्स की प्रॉपर्टी सेम नहीं रहती, बहुत सारी मेटल्स की प्रॉपर्टी अलग अलग रहती है। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं किसी चीज से, ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, या किसी भी कंपाउंड के साथ, किसी भी चीज के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है ना। और कुछ ऐसे होते हैं जो धीरे से रिएक्ट करते हैं, आराम आराम से, प्यार से। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि करते ही नहीं है, बिल्कुल अपने में मस्त हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल करते ही है नहीं है उनको आप नोबेल गैसेस कह दो, उनको आप कह दो कि ये इनर्ट गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस जैसे हैं, नहीं। वो नहीं करते हैं, इसका मतलब ये है कि कुछ कंडीशंस में नहीं करेंगे, कुछ कंडीशंस में करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि बहुत तेज में रिएक्शन करते हैं किसी के साथ भी, जैसे अभी हम लोग आगे करेंगे, वाटर के साथ करेंगे, एयर के साथ करेंगे, तो आप देखिएगा। तो उसी के आधार पर कि कौन सा एलिमेंट की रिएक्शन रेट कैसी है, उसके आधार पर यह रिएक्टिविटी सीरीज बनाई गई है। तो मैंने ये जो रिएक्टिविटी सीरीज लिखी है, ये ऊपर से नीचे मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। मतलब क्या है कि ये ऊपर वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव, सबसे ज्यादा रिएक्टिव ऊपर है, और सबसे कम रिएक्टिव जो है नीचे है। यानी जब ऊपर से नीचे आप आओगे तो आपकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। ओके, ये बात समझ में आ गई। इसको इसको याद करना है आपको, इसको आपको याद करना है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, हालांकि पोटेशियम से भी ज्यादा रिएक्टिव लिथियम होता है, लेकिन आपके चूंकि एनसीईआरटी में नहीं लिख रखा था तो मैंने इसको यहां पे नेग्लेक्ट कर दिया था। लेकिन पोटेशियम से भी ज्यादा रिएक्टिव लिथियम होता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। गोल्ड के बाद आप एक प्लेटिनम भी लिख सकते हो, कि प्लेटिनम जो होता है पीटी, ये उसके नीचे आता है। तो इसको याद करने का आप लोगों को पहले से अगर ट्रिक मालूम हो तो वेल एंड गुड, या मैं एक ट्रिक आप लोगों को लिखवा देता हूं, इससे ये चार्ट आप लोग याद रखिएगा। वो ट्रिक जरा लिख लीजिए, वो है काशी नाथ। क्या है? काशीनाथ, के से काशी, ना, एन से, एन ए से नाथ, का, सी ए मतलब का, माली, मा, एम ए माली, एम जी, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। ये हाइड्रोजन की बात है, ठीक है। और ये पीबी लीड की बात है, फीके, एफ ई फीके, जरा, जेड ए। तो ये आप देख रहे हो, इससे आपको याद करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ओके, तो काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। इसके नीचे चाहे तो आप लोग ऐसे ही याद रख लें कि कॉपर, मरकरी, उसके बाद सिल्वर एंड गोल्ड, या एक छोटा सा ऐसे मैंने देखा था कि कौन है आगे आओ, आगे आओ, और प्लेटिनम का आप लोग लिख सकते हो प्लीज। जैसे मान के चलिए कि हम कहीं गए, हमने कहा कि काशीनाथ का माली जो है वो आलू जरा फीके पकाता है, कौन है वो, कौन है वो आदमी, कौन है, आगे आओ प्लीज। इस तरीके से आप याद रख सकते। कौन, कॉपर, है, एच जी, आगे, ए जी, आओ, ए यू, प्लीज, प्लेटिनम।
तो इस तरीके से आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज दिमाग में रखनी है, बिल्कुल इसको दिमाग में फिट कर लीजिए, बैठा लीजिए। ये अगर पूछा जाए कि बताओ एल्युमिनियम और जिंक में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तुरंत आप बताओ कि एल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टिव। अब ये आपको मैंने ट्रिक भी बता दिया, आप इस ट्रिक से याद करें या कैसे भी याद करें, आपको याद होना चाहिए। सबसे पहला कंडीशन यही है मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ने का। इसी चीज के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर डिपेंड करता है, इसीलिए इस बात को बिल्कुल तोते की तरीके रट जाओ। बात समझ में आई? सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर, मरकरी और सिल्वर, गोल्ड। जैसे मन हो वैसे रट जाओ, लेकिन तोते की तरीके ही आपके जुबान पे रटा होना चाहिए। सबसे पहली बात ये हो गया आपका रिएक्टिविटी सीरीज। अब हम लोग यहां से बात करते हैं ऑक्साइड्स के बारे में। ऑक्साइड्स अभी तक हम लोगों ने सीखा कि जो मेटल्स होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। यानी कि दो तरीके के ऑक्साइड अभी तक हम पढ़े, लेकिन वास्तव में जो ऑक्साइड होते हैं वो चार तरीके के होते हैं। अच्छा, ऑक्साइड का मतलब क्या है? यानी कि ऑक्सीजन वाले कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन हो। ठीक है, तो हमारे पास चार तरीके के टोटल ऑक्साइड्स होते हैं, जिनके बारे में हम लोग डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं। एक तो एसिडिक ऑक्साइड, दूसरा हो गया आपका बेसिक ऑक्साइड, तीसरा आपका आता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, नया है आपके लिए, और चौथा है आपका न्यूट्रल ऑक्साइड। क्लियर? तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले एसिडिक ऑक्साइड से शुरू करते हैं। देखिए, एक एसिडिक ऑक्साइड क्या होता है, पहले से जानते हो, एसिड बेस साल्ट में पढ़ चुके हो कि जितने मोस्टली जो नॉन मेटल होते हैं, मोस्टली, सारे के सारे नहीं, मोस्टली, तो मोस्ट नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। वो किस तरीके के होते हैं? एसिडिक इन नेचर होते हैं। जैसे एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें तो एग्जांपल में CO2, NO2, NO3, या सल्फर वाला ले लो तो SO3, SO2, फास्फोरस के ले लो तो एक P2O5 बनता है। तो ये सारे के सारे नॉन मेटल हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सारे के सारे नॉन मेटल हैं, और ये ऑक्सीजन के साथ मिलके नॉन नॉन मेटल हैं, और ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाएंगे जो कि एसिडिक इन नेचर होंगे। इनमें से जो भी ये ऑक्साइड बना, अगर ये पानी में डिजोल्वेबल होगा, मतलब पानी में अगर ये मिल जाएगा, तो वो पानी का जो सॉल्यूशन होगा उसका नेचर कैसा होगा? एसिडिक होगा। जाहिर सी बात है कि ये सब एसिडिक हैं, अगर इनको पानी में मिला दोगे तो पानी का नेचर क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। तो आप यहां पे एक बात कह सकते हो कि दीज ऑक्साइड्स व्हेन डिजोल्व्ड इन वाटर, मतलब इन सारे ऑक्साइड्स को जब हम पानी में मिलाएंगे, डिजोल्व इन वाटर, दे प्रोड्यूस एसिडिक सॉल्यूशन। किस तरीके के सॉल्यूशन हमें मिलेगा? एसिडिक। ध्यान रखिएगा ये बात। क्लियर? ये बात तो पहले से भी हम लोग जानते थे भाई। बेसिक ऑक्साइड के बारे में बात करते हैं। तो मोस्ट मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। जैसे एग्जांपल की अगर बात करें तो मेटल ऑक्साइड जैसे कि सोडियम ऑक्साइड, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, जैसे कि पोटेशियम ऑक्साइड, मतलब कि एक मेटल हो और दूसरा ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड। ये सारे के सारे मेटल ऑक्साइड कैसे होंगे? बेसिक इन नेचर होंगे। इनका नेचर कैसा होगा? बेसिक होगा। अब यहां एक बात ध्यान रखिएगा कि चाहे वो मेटल ऑक्साइड हो या नॉन मेटल ऑक्साइड हो, वो सारे के सारे पानी में नहीं घुलते हैं। ठीक है ना? मैंने पीछे भी लिख रखा है यहां पे कि दीज ऑक्साइड्स व्हेन डिजोल्व इन वाटर, इसको ऐसे कर लीजिए कि दोज ऑक्साइड्स विच, इस तरीके से कर लीजिए, दोज ऑक्साइड्स विच डिजोल्व इन वाटर,
ये जितने भी ऑक्साइड बने हैं ना, ये नॉन मेटल ऑक्साइड, इनमें से जो पानी में मिल सकता हो, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पानी में मिलेंगे, जो पानी में मिल सकते हो वहीं एसिडिक सॉल्यूशन बनाएंगे। इसका मतलब यह है कि सारे के सारे नॉन मेटल ऑक्साइड पानी में नहीं मिल सकते हैं, कुछ इनसॉल्युबल भी होते हैं। सेम वैसे ही यहां पर भी हम कह सकते हैं कि मोस्ट मेटल ऑक्साइड जो होता है ना, अधिकतर मेटल ऑक्साइड्स वो पानी में नहीं मिलते हैं, आर इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में वो नहीं मिलते हैं। बट सम, लेकिन कुछ होते हैं जो मिल जाते हैं, बट सम मेटल ऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर, कुछ ही होते हैं जो कि पानी में मिलते हैं और क्या बना देते हैं, टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, बेसिक सॉल्यूशन। क्या बना देते हैं, बेसिक सॉल्यूशन, जिसको कि आपको याद होगा कि हम लोग एल्कलीज भी कहते थे। एल्कलीज किसको कहते थे, एल्कलीज हम उस चीज को कहते थे, उस मेटल ऑक्साइड को कहते थे जो पानी में मिलता हो, पानी में सॉल्युबल हो। ठीक है, तो कुछ हैं जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, यही कुछ ज्यादातर ऐसे होते हैं जो कि पानी में मिलते हैं। जैसे कि सोडियम ऑक्साइड है, ये पानी में मिल जाएगा और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस बना देगा, एल्कली बना देगा। ये पोटेशियम ऑक्साइड जो है ये पानी में मिल जाता है और ये जो है सो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी पानी में मिलता है, लेकिन फुल्ली नहीं मिलता, ये पार्शियली मिलता है, आधा अधूरा मिलता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। ठीक है, लेकिन जैसे जिंक ऑक्साइड हो गए, जैसे कि आयरन का ऑक्साइड हो गया, ये सब पानी में उतने नहीं मिलते हैं। तो पानी में नहीं मिलते हैं तो वो लोग एल्कली भी नहीं बनाएंगे। तो मुझे लगता है बेसिक ऑक्साइड के बारे में आपको ज्ञात हो गया कि बेसिक ऑक्साइड क्या होते हैं और उनका नेचर जो होता है बेसिक होता है और वो मेटल ऑक्साइड होते हैं। बेसिक ऑक्साइड कैसे होते हैं, मेटल ऑक्साइड। तो ऐसे याद भी रखते हैं कई बार बच्चे कि मेटल, नॉन मेटल और ये एसिड और ये बेस, जैसे हम लोग आम बोल चाल में ऐसे ही कहते हैं ना, मेटल नॉन मेटल एसिड बेस, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में याद रखना कि मेटल जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है और नॉन मेटल जो होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, उल्टा याद रखना। ओके, अब हम लोग इस नए टॉपिक पे आते हैं जो कि पहली बार आप पढ़ रहे हो, दैट इज द एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये क्या होता है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि राजनीति अगर आप लोग ले लो तो राजनीति में 3 तरीके के लोग होते हैं, या 2 तरीके के भी आप कह सकते हो। एक वैसे जो कि उनका फिक्स है कि वो लोग इस पार्टी के हैं, इस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं, इस पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं और इस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और एक होते हैं जो कि जिधर उनको फायदा दिखा, थोड़ा सा उस पार्टी के साथ भी हैं, थोड़ा सा उस पार्टी के साथ ही हैं। जैसे ही वो पार्टी सत्ता में आई उसके साथ जाकर मिल गए, जैसे ही वो दूसरी वाली पार्टी सत्ता में आई उसके साथ जाकर मिल गए। तो ये क्या होते हैं ना, बीच वाले होते हैं। थोड़े से गुण इनको इधर के भी होते हैं और थोड़े से इधर के भी होते हैं, दोनों तरफ के होते हैं। तो ये जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है ना, ये भी वही कैटेगरी का आदमी है। ये भी ऐसा ऑक्साइड होता है जिसके अंदर एसिडिक नेचर भी होता है और बेसिक नेचर भी होता है। तो सम मेटल ऑक्साइड्स, ये कुछ ही है, ज्यादा नहीं है, आई थिंक टोटल 8 या 9 है। सम मेटल ऑक्साइड्स और कुछ एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी, मेटोलाइड ऑक्साइड भी, माफ कीजिएगा, कुछ मेटल ऑक्साइड और कुछ मेटोलाइड ऑक्साइड, कुल टोटल 9 है, मैं लिखवा भी दूंगा अभी। तो इसीलिए चूंकि मेटोलाइड तो एनसीईआरटी मानता नहीं है, तो इसीलिए मैंने मेटोलाइड शब्द यहां नहीं लिखा है, 10th लेवल पर वो मेटोलाइड की बात नहीं करता। तो मैंने यही लिखा है कि सम मेटल ऑक्साइड्स, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सम ऑक्साइड्स तो बेसिक एज वेल एज एसिडिक नेचर, बेसिक और एसिडिक दोनों नेचर शो करते हैं। दीज ऑक्साइड्स आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, इनमें सबसे ज्यादा जो होते हैं, सबसे ज्यादा वो एल्युमिनियम और जिंक के ऑक्साइड होते हैं। किसके होते हैं,
एल्युमिनियम के ऑक्साइड और जिंक के ऑक्साइड। ओके, तो मैं उसका एग्जांपल लिख देता हूं। Al2O3 इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और जिंक ऑक्साइड यानी कि ZnO, जिंक ऑक्साइड ज्यादातर यही यूज होता है और आपके एनसीईआरटी में भी यही एग्जांपल दिया गया है। हालांकि मैं बता दूं, बोरॉन के ऑक्साइड हैं वो भी एम्फोटेरिक होते हैं। इसके अलावा लीड के ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होते हैं, बेरिलियम के ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होते हैं। लेकिन अभी हम लोग जितना जरूरत है उतना ही ले, ज्यादा अगर ले लेंगे तो उल्टी हो जाएगी। तो देखिए, इसका मैं थोड़ा सा नेचर, जैसे मैंने अभी बताया कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है, ठीक है। और भी कई तरीके के ऑक्साइड हैं, मैं सारे के सारे नहीं लिख रहा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और ये बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। क्या मेरी बात समझ में आई? ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। तो जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तब ये बेस की तरीके बिहेव करेगा, क्योंकि इसमें दोनों नेचर है। तो जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बेस की तरीके बिहेव करेगा, और जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बिहेव एज एसिड करेगा, बिहेव एज एसिड। ऊपर भी चाहे तो लिख लें कि बिहेव एज एसिड, बिहेव एज बेस। ऊपर कैसे बिहेव करेगा? बेस की तरीके, और नीचे करेगा एसिड के तरीके। जैसे वो आदमी जब मान के चलो पार्टी ए के साथ है तो पार्टी बी की बुराई करेगा, और बात समझ रहे हो ना? और पार्टी बी के साथ होगा तो पार्टी ए की बुराई करेगा। तो वही बात है कि जब ये एसिड के साथ इसको रिएक्शन करनी होगी तो ये बेस की तरीके, और जब बेस के साथ करनी होगी तो ये एसिड के तरीके। ये बात समझ में आई? तो जब एल्युमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन HCl के साथ कराओगे तो हाइड्रोजन हट जाता है और यहां पे साल्ट बना दो, क्योंकि एसिड, एक मिनट, AlCl, क्योंकि एसिड और बेस का जब भी रिएक्शन होता है तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि साल्ट बनता है, तो AlCl3 साल्ट बन जाएगा, और पानी बनता है तो पानी बन जाएगा। तो ये साल्ट बन गया और ये पानी बन गया, ठीक है। फिर जब NaOH के साथ कराओगे तो इसका साल्ट थोड़ा सा अलग बनता है, आपको याद होगा मैंने बताया था, NaAlO2। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट। ये भी एक प्रकार का साल्ट ही है। ये एसिड बेस में हमने पढ़ा था, दोबारा ये चीज आ गई, प्लस H2, ठीक है। सेम वैसे ही जिंक भी दोनों के साथ रिएक्शन करेगा। कैसे? जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन HCl से भी करा सकते हो, और जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन आप बेस के साथ भी करा सकते हो। तो जब जिंक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो यह बेस की तरीके बिहेव करेगा, और जब जिंक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये एसिड के तरीके बिहेव करेगा। तो जब जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन HCl से कराओगे तो क्या हो जाएगा? साल्ट बनेगा ZnCl2 प्लस H2O, और जब इसके साथ कराओगे तो सोडियम जिंकेट बनता है, जिसका फॉर्मूला होता है Na2ZnO2। ये आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं कहूंगा कि बार बार रिवाइज करके इसको याद करना। हालांकि इसको भी एक्सप्लेन किया जा सकता है कि क्यों ऐसा बना, ठीक है। क्योंकि देखो, जिंक जो है सो +2 में होता है, और ऑक्सीजन जो होते हैं, जैसे जिंक जो होता है ये +2 में होता है और ऑक्सीजन -2 होता है, तो 2 ऑक्सीजन है टोटल, तो यानी 4 माइनस हो गए, और +2 है, यानी कि ZnO2 के ऊपर 2 माइनस होगा। क्लियर? तो इसीलिए सोडियम इसको 2 चाहिए। बात समझ में आ रही है ना? तो यानी कि इसीलिए सोडियम इसको 2 चाहिए, तो फॉर्मूला बन जाता है Na2ZnO2। एल्युमिनियम में भी आप वैसे ही कर सकते हो कि एक एल्युमिनियम के ऊपर 3 का प्लस होता है, और 2 ऑक्सीजन है तो 2 दूनी 4 माइनस हो गया, यानी कि 1 माइनस यहां ज्यादा है, तो इसीलिए यहां पे मात्र एक सोडियम अपना प्लस के साथ आएगा और ये कंपाउंड बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कोई ज्यादा कठिन भी नहीं है, याद रखा जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ही एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं।
यानी कि ये एल्युमिनियम और जिंक ही एम्फोटेरिक मेटल के तरीके होते हैं, ऐसी बात नहीं है। कुल टोटल 8 या 9 होते हैं, ठीक है ना। मुझे भी इस समय याद अभी नहीं आ रहा, देखना पड़ेगा मुझे। तो आपको वो सब याद करने की जरूरत नहीं है, जब 11th क्लास में जाओगे तो आपको बताया जाएगा। फिलहाल इतना याद रखना कि जो एम्फोटेरिक ऐसे एलिमेंट जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं वो हैं एल्युमिनियम, जिंक, बोरॉन, बेरिलियम और लीड, ठीक है ना। ये 5 नाम ज्यादातर आते हैं। इसके अलावा भी आई थिंक 4 हैं, ठीक है ना। इसके अलावा भी टोटल और 4 हैं। इसके याद करने का एक टेक्निक भी होता है। मुझे 2 मिनट का वेट दीजिए, मैं अभी देख के बता भी देता हूं। क्योंकि जब पढ़ ही रहे हैं तो यार पूरी अच्छे से पढ़ेंगे, क्यों आधा अधूरा। कितने लोगों के मन में ये जिज्ञासा होगी कि जान जाते तो अच्छा होता भैया। तो चलो हम बता ही देते हैं। तो कुल टोटल 9 एम्फोटेरिक होते हैं। 9 एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कि एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं। मैं वो लिखने जा रहा हूं, उसका टेक्निक भी है याद करने का, मैं ये भूल गया था। सब आसान सी ले, सब आसान सी ले, बाकी बचे अल्लाह जान। थोड़ा सा अलग तरीके का है ना, इससे भी अच्छा बनाया जा सकता है। आप लोग कोशिश कीजिएगा इससे भी अच्छा बनाने का, क्योंकि मेरे पास यहीं लिखा है तो मैं यहीं लिखा देता हूं। सब, दिस इज द स अब, एस बी, सब, इसको हम लोग एंटी मनी बोलते हैं। अब मैं इसीलिए नहीं लिखवा रहा था क्योंकि अब ये सब आपके लिए नए नाम आए, ठीक है ना, तो कई बच्चे परेशान हो जाएंगे। लेकिन फिर भी आप लोग रख सकते हो याद, अब 11th में तो काम आएगा ही। आसान, तो इसको ए एस, आर्सेनिक। आसान, न, आसान, सान, एस एन, इसका क्या है, टीन। और ये सी, सी से है एस ई, सेलेनियम है, ये सेलेनियम है। और ले का मतलब है लेड, पीबी, पी पी, लेड, ठीक है। और बाकी का मतलब है ये बोरोन, बच्चे, बच्चे का मतलब है बेरिलियम, और अल्लाह का मतलब है एल्युमिनियम, और जान का मतलब है जिंक। तो अगर आपको भी किसी को जान बुलाना हो तो उसको जिंक कह लीजिएगा, क्यों। अगर किसी को जान हो, जान कहना हो, जान जानू आज के समय में फेमस है, बाबू सोना, तो जान कहना हो तो जिंक कह लीजिएगा। और केमिस्ट्री की लैंग्वेज में आप बात भी कर सकते हैं, किसी के सामने भी बात कर सकते हैं केमिस्ट्री में कि हेलो जिंक, तो यानी कि वो समझ जाएगा सामने वाला कि आप उसको हेलो जान कह रहे हो, है ना। मजेदार बात। तो ये देखिए, मैं इसीलिए बोल रहा था कि शुरू ये लीड, बोरोन, बेरिलियम याद रखिए, ये 4 नाम अभी आपके काम के नहीं है, लेकिन आप इसको ध्यान रख सकते हैं। यही कुल टोटल 9 एलिमेंट होते हैं जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। और वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, एसिडिक भी और बेसिक भी। अब चलो आगे, 1 मिनट। सब आसान सी ले, बाकी बच्चे अल्लाह जान, ठीक है, ओके। चलिए, ये रिएक्शन जो मैंने अभी लिखाई है ना, जिंक वाली और एल्युमिनियम वाली, ये चारों रिएक्शन आपको ध्यान में रखना है। ये आगे भी फिर से आएगा तो मैं वहां नहीं लिखवाऊंगा। न्यूट्रल ऑक्साइड, हम लोगों ने एसिडिक ऑक्साइड बात कर लिया, बेसिक ऑक्साइड बात कर लिया, एम्फोटेरिक बात कर लिया, मतलब कि जिसमें एसिडिक नेचर भी होता है, बेसिक नेचर भी होता है। अब एक चौथे तरीके की बात करते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड, जो कि ना तो एसिडिक नेचर का होता है और ना ही बेसिक नेचर का होता है, ये बिल्कुल न्यूट्रल होता है। ये कुल टोटल 5 होते हैं। ये कुल टोटल कितने होते हैं, 5, दे आर 5। ये ऐसे ऑक्साइड हैं जिनका नेचर कुछ भी नहीं होता, ना एसिडिक ना बेसिक। जिसमें सबसे पहला एग्जांपल तो सबसे मजेदार है, जो कि है आपका वाटर। अरे वाटर भैया हाइड्रोजन का ऑक्साइड है, तो क्या हाइड्रोजन का ऑक्साइड एसिडिक या बेसिक होता है क्या, कुछ नहीं होता, मजे से हम लोग पीते हैं, ठीक है। दूसरा होता है लाफिंग गैस।
जिसको कि नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है, NiTROUS, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। क्या होता है ये? N2O। चाहे तो लिख लीजिए, इसी को लाफिंग गैस कहा जाता है। मतलब अगर ये गैस किसी को सुंघा दो तो वो पागलों के तरीके हंसता रहेगा कितनी देर तक। उसके अलावा आता है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये होता है NO। फिर उसके बाद एक चौथा आता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। और एक पांचवा है जो कि पहले नहीं था, अब नए, मतलब कि पहले जमाने में ये नहीं निकला था, अब जो हमारे साइंटिस्ट लोग हैं उन लोगों ने इजाद किया है, और ये है मैंगनीज। ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए हो सकता है नया हो। मैंगनीज का यहाँ पे +4 है, इसीलिए मैंने 4 लिख दिया, ऑक्साइड। ये हो गया MnO2, यानी मैंगनीज जो है सो +4 में है और ऑक्सीजन 2 है, -2 -2 -4। क्लियर है ना? तो ये कुल टोटल 5 ऐसे ऑक्साइड होते हैं, वाटर, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और मैंगनीज ऑक्साइड, जो कि आपके न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। मतलब इनका नेचर ना तो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। ओके, ये ऊपर के जो आप 4 देख रहे हो, ये आप ध्यान से देखो तो ये नॉन मेटल ऑक्साइड है ना। हाइड्रोजन भी नॉन मेटल होता है, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल होता है, कार्बन भी नॉन मेटल होता है, लेकिन ये मैंगनीज जो होता है ये मेटल होता है। और ये मेटल, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये मेटल ऑक्साइड है। ठीक है, तो अगर ये सवाल पूछ दिया जाए कि कौन सा मेटल ऑक्साइड न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, तो क्या आप आंसर बता सकते हो ना? मैंगनीज ऑक्साइड। ओके, तो ये ध्यान रखना, कौन सा नॉन मेटल एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है या न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। कौन सा ऐसा नॉन मेटल ऑक्साइड है जो कि न्यूट्रल ऑक्साइड होता है? तो आप इन चारों नाम को याद रखना, उसमें जो ऑप्शन दिया होगा उसको टिक कर लेना। मुझे लगता है अब आप लोगों को ऑक्साइड वाले चीजों में प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है रिएक्टिविटी सीरीज। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रिएक्टिविटी सीरीज, बिल्कुल जुबान पे याद होनी चाहिए नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले। उसके बाद ये ऑक्साइड के बारे में अच्छा नॉलेज आपके पास होना चाहिए, इससे आगे की चीजें आसान हो जाएगी, काफी अच्छे से और मजे से समझ में आएगा। ठीक है ना। तीसरी चीज मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, आप लोग एक बार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जाकर रिवाइज कर लीजिएगा। छोटा सा टॉपिक होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और चौथी चीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स एंड बेसिस में मैंने बता रखे है ना कि एसिड की रिएक्शन मेटल से कराओगे तो क्या होगा, बेस की रिएक्शन नॉन मेटल से कराओगे तो क्या होगा, इसके साथ कराओगे तो क्या होगा, उसके साथ ऑक्सीजन का, कई रिएक्शनें मैंने बता रखी है ना। तो मेटल एंड नॉन मेटल वाला खास करके वहां से एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, उसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है ना, इससे आपको फायदा काफी होगा और आपको आगे की चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। मैं पूरा का पूरा चैप्टर बस इन्हीं 2 टॉपिक पे निकाल दूंगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिएक्टिविटी सीरीज। तो इसीलिए ये दोनों चीजें बेहद जरूरी हैं कि आप तोते की तरीके आपके दिमाग में होना चाहिए। जैसे तोते रटते हैं ना, उस तरीके से आप रटो, चाहे समझे हो तो समझो, जैसे भी करना है, लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए बस। चलिए, तो फिर हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज शुरू कर देंगे, और ये जो चीजें मैंने रिवाइज करने को बोली है इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताते रहिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए, उनके साथ भी शेयर कीजिए, उनको भी बताइए, उनको भी पढ़ने का मौका मिले अच्छी चीजें। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, ये कुछ कहने की बातें नहीं है, यू ऑल नो बेटर। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।